हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग ये टाइलिंग विथ एम क्रॉस वन टाइल्स ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कहता है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में दिया गया है हमको कि हमको एक ऐसा, एक सेकंड, हमको एक बोर्ड दिया रहेगा, एन क्रॉस एम डायमेंशन है उस बोर्ड का। सपोज करते हैं अगर ये हमारा बोर्ड है, तो ये हमारा कुछ बोर्ड है, ठीक है, और इसका जो डायमेंशन है वो है एम क्रॉस एन। तो मतलब ये जो इसका ये विड्थ है ये एम है और लेंथ है एन है, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे टाइल्स हैं और हमारे टाइल्स का जो डायमेंशन है ना वो कितना है, वो एम क्रॉस वन है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइल्स हैं, इन्फाइनाइट सप्लाई ऑफ टाइल्स हैं। तो एम, ये एम है और ये विड्थ वन है, एम क्रॉस वन ये टाइल्स का डायमेंशन है। तो हमको बताना है कि अभी तो ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है ये खाली है। जब इसको हम लोग फिल कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसको फिल करने के, मैं एक दो अभी ऐसे ही बस बना देता हूँ। जब इसको हम लोग फिल कर देंगे तो हो सकता है ये कुछ ऐसा दिखे या तो कुछ ऐसा दिखे। सपोज करते हैं फिल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हमने एक टाइल समझ लो ऐसे डाल दी, फिर वापस से एक टाइल ऐसे डाल दी, फिर कुछ टाइल्स ऐसे डाल दी, फिर ऐसे डाल दी। ऐसा करके इसको फिल करने के बहुत सारे वेज हैं। तो जब हम लोग इसको पूरी तरीके से फिल कर देंगे तो फिर कितने तरीके हैं इसको फिल करने का हमको ये बताना है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर दो तरीके बना दिए, ये एग्जैक्ट तरीके नहीं है मतलब, लेकिन फिल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमको ये एम क्रॉस वन का टाइल देके रखा है और ये खाली जगह देके रखा है, एम क्रॉस है इसका डायमेंशन है, ठीक है। तो हमको बताना है कि हम कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत मैथ्स भी इन्वॉल्व है, हमको थोड़ी बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन या मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। उसका यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके एक एक चीज़ रिजॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा मैथ्स वाला जो पार्ट है वो रिजॉल्व करते हैं कि कितनी मैथ्स चाहिए जिससे इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसके बाद इस प्रॉब्लम पर वापस आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, ये वाले को, जो नहीं है काम का उसको हटा देते हैं। चलिए, पहले तो कि ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि या तो ये रहा, अगर ये जो मेरा एम क्रॉस एन का जो ये मेरा जो ये ओपन स्पेस है एम क्रॉस एन का, ठीक है, और मेरे पास जो टाइल है वो कितना है, वन क्रॉस एन का है। तो मैं या तो कैसे रख सकता हूँ टाइल को, या तो मैंने मेरे टाइल को ऐसे रख दिया, ठीक है, वन क्रॉस एम का ऐसे रख दिया मैंने मेरे टाइल को, या तो मैं मेरे टाइल को कैसे रख सकता हूँ, या तो मैं मेरे टाइल को खड़ा करके रख सकता हूँ। तो ये टाइल कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो गया ऐसा रखने के बाद क्या हुआ। जब मैंने मेरे टाइल को स्टैंड करके रख दिया तो इतना जगह यूज हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा कितना था, ये पूरा का पूरा एन था, उसमें से मैंने जब टाइल को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया तो ये विड्थ एम है और ये डिस्टेंस वन है। तो ये डिस्टेंस कितना बाकी रह गया मेरे पास, एन माइनस वन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या रिड्यूस हो गया, जब मैंने मेरे टाइल को स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया कि अब मेरे को एन माइनस वन क्रॉस एम वाले एरिया को टाइल करना है। ये प्रॉब्लम छोटा होकर उस प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया, ठीक है। और जब मैंने इस प्रॉब्लम को ऐसा, इस टाइल को ऐसा रख दिया तो मेरे पास कितना जगह बाकी है तब देखते हैं। तब मेरे पास जो जगह बाकी है वो मेरे पास इतना जगह बाकी है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ इतना जगह बाकी है, ठीक है। अब इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट वन और पार्ट टू, ये दोनों पार्ट्स में मैं इन दोनों को तोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक तरीका होता था, आपको याद होगा कि समझ लीजिए ये एक काम है और ये दो काम है, इसको करने के एक्स तरीके हैं, इसको करने के वाई तरीके हैं। तो मेरे को जब दोनों को करने के तरीके पता करने होते थे तो क्या होता था, मेरा आंसर एक्स इंटू वाई होता था, यही होता था। वो उसका उस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए कैसे समझ लेते हैं अभी के लिए। अगर समझते हैं कि मेरे को पता है कि ये जो वन वाला जो एरिया है ना, वन वाले को टाइल करने के एक्स तरीके हैं और टू वाले को टाइल करने के वाई तरीके हैं। तो ये पूरे एरिया को टाइल करने के तरीके कितने हो गए मेरे, एक्स इंटू वाई हो गया, ठीक है। तो मेरे को बस ये फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि ये जो टू वाला जो पार्ट है और वन वाला पार्ट है ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये इमेज सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो वन वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं बोलता हूँ, ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू वन है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको टाइल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अभी मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये एक ही तरीका क्यों है। और टू वाले को फाइंड टाइल करने के कितने तरीके हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन वन वाले का जो आंसर है ना वो वन ही है, मतलब इस एरिया को टाइल करने का एक ही तरीका है। वो देखते हैं कैसे। पहले जो था हमारे पास ये कुछ ऐसा था, ये वाला जो एरिया था ये कैसा था, ऐसा था,
पूरा का पूरा, ये पूरा एम स्पेस हमारे पास खाली था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये एक टाइल डाल दिया, ठीक है। तो ये टाइल कितना था, टाइल m×1 का टाइल था, ठीक है। तो ये जगह कितना हो गया, 1 यूनिट चला गया। तो ये जो जगह बाकी रह गया मेरे पास, ये वाला, ये कितना है, ये जो जगह बाकी है मेरे पास, इसका डायमेंशन है कुछ इतना, ये m है और ये है कितना, m-1, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर मैं किसी भी टाइल को अगर चाहूँ तो क्या मैं ऐसे करके लगा सकता हूँ क्या, इस एरिया के अंदर मैं किसी भी टाइल को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में डाल सकता हूँ क्या, मैं नहीं डाल सकता इस एरिया के अंदर किसी भी टाइल को, क्यों, ये एरिया से बाहर निकल जाएगा। टाइल का विड्थ कितना है, टाइल का हाइट यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, इसका m है मेरे पास, मतलब ये हाइट, और यहाँ पर जो मेरे पास जो जितनी जगह बाकी है वो m-1 है। तो ये इसके अंदर तो नहीं आ पाएगा, ये साफ है। तो मतलब ये जो बाकी इतना बड़ा जो एरिया है उसके अंदर मैं टाइल को स्टैंड करके नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर टाइल को लगाने का तरीका क्या है, इसके अंदर मैं टाइल को सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ही रख सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है। तो मेरे को जो जितने भी m-1 टाइल्स है ना, मेरे को ऐसे ऐसे नीचे नीचे रख कर ही रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला एरिया फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये सारे के सारे टाइल्स को एक के ऊपर एक करके ऐसे रख दो। तो तरीका कितना निकल के आया, एक ही तरीका निकल कर आया कि सारे टाइल्स को रख दो। ऐसे टाइल को स्टैंड कर ही नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ से टोटल तरीका कितना है, 1। और वही मैं बोल रहा था कि ये जो पार्ट है इसको टाइल करने के तरीके 1 है, तो मेरे को इसका आंसर पता है मेरे को। तो मेरे को सिर्फ ये सेकंड पार्ट का आंसर चाहिए। अगर मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं इन दोनों को 1 × ये कर दूंगा, तो मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को। तो मेरे को सिर्फ सेकंड पार्ट का आंसर चाहिए, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट भी क्लियर है हमको कि ये कैसे काम किया। एक बार मैं सारा बताने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट वापस से एक साथ लेकर भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर क्या क्या बात बोली है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है हमको, वो भी सीख कर आते हैं, समझ के आते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि समझते हैं कि हम लोग जो हैं यहाँ पर कोई सोर्स जगह पर है, ठीक है, ये सोर्स है, ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, हमको यहाँ पर जाने का है, ठीक है। और हमको क्या पता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन हमको जाना ही हमारा टारगेट है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ दो ही जगह पता है, हम सिर्फ दो बीच में सब स्टेशन है, सब स्टेशन 1 और सब स्टेशन 2, हमको सिर्फ यहीं तक का रास्ता पता है, ठीक है। और इसके आगे का रास्ता नहीं पता है, ठीक है। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि डेस्टिनेशन तक जाने के कितने रास्ते हैं, तो वो कैसे पता करूंगा मैं, समझते हैं। अगर सोर्स 1 से डेस्टिनेशन के जाने के 3 रास्ते हैं ना, मान लेते हैं अभी के लिए, और सोर्स 2 से डेस्टिनेशन पर जाने के मान लेते हैं 4 रास्ते हैं, ठीक है। और ये मुझे पहले से नहीं पता है कि सोर्स 1 से जाने के कितने रास्ते हैं, सोर्स 2 से जाने के रास्ते कितने हैं, मेरे को अभी नहीं पता। मैंने डायग्राम में बना दिया है, लेकिन अभी के लिए हम मानते हैं कि हमको सिर्फ इतना ही पता है। हम लोग जो हैं, हम लोग को सिर्फ इतना ही नॉलेज है कि भाई मैं सोर्स 1 तक जा सकता हूँ या तो सोर्स 2 तक जा सकता हूँ, उसके आगे क्या रास्ते हैं मेरे को नहीं पता है। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि बताओ तुमसे डेस्टिनेशन तक जाने के कितने रास्ते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा जवाब क्या रहेगा, सुनिए, मेरा जवाब रहेगा कि सोर्स 1 से जाने के जितने भी रास्ते हैं और सोर्स 2 से डेस्टिनेशन जाने के जितने भी रास्ते हैं वो ऐड कर दो, वही मेरा आंसर रहेगा, ये मेरा जवाब रहेगा। उसको कैसे ये असली में काम करता है कि नहीं वो भी देखते हैं। देखिए, अब मेरे को तो सिर्फ सोर्स 1 और सोर्स 2 तक जाना आता है, ठीक है। तो अगर मैं सोर्स 1 तक चला गया और मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स 1 और सोर्स 2 का आंसर ऐड कर दो, तो सोर्स 1 के से डेस्टिनेशन के कितने रास्ते हैं, 3, प्लस सोर्स 2 से कितने हैं, 4, तो 3 + 4 = 7, मेरे हिसाब से 7 होना चाहिए आंसर। और अगर हम लोग अब इस डायग्राम पर देखें कि क्या असली में 7 रास्ते हैं क्या, तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये वाला रास्ता चूज कर लेंगे 1, ये वाला चूज कर लेंगे 2, यहाँ से जाएंगे ये वाला चूज कर लेंगे 3, सिमिलरली ये 4th वाला, 5th वाला, 6th वाला और 7th वाला। तो ये कॉन्सेप्ट काम तो कर रहा है, और यही यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम में भी हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे वो देखिए, देखते हैं वो। जैसे कि ये दो क्वेश्चन, ये दो तरीके थे हमारे पास टाइलिंग के, ठीक है ना। ये हमारे पास ओपन था, तो हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग किसी भी मौके पे क्या रख सकते हैं, या तो टाइल को हम लोग ऐसे वर्टिकली स्टैंड करवा देंगे या तो ऐसे हॉरिजॉन्टली रख देंगे, कैसे भी रख देंगे। अगर मैंने टाइल को जब ऐसे वर्टिकली स्टैंड करा दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या पता चला कि अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया n-1 लेंथ के लिए। तो मेरे को क्या करना था, मेरा फाइनल एम क्या था कि मेरे को फुल्ली टाइल करना है, ये मेरा फाइनल एम था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को, मैं तो एक बार में एक ही स्टेप ले सकता हूँ, या तो मैं हॉरिजॉन्टली आऊंगा या तो वर्टिकली आऊंगा। तो मैंने जस्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया कि मैं पूरा फाइनल
नहीं जानता क्या होगा, लेकिन मैं इंटरमीडिएट तो जानता हूँ कि मैं बीच में कहाँ तक जा सकता हूँ, वो तो जानता हूँ ना मैं। तो मैं उसी का यूज़ करूंगा। मेरा आंसर क्या होगा, जो मेरा इंटरमीडिएट से लेके जो डेस्टिनेशन पॉइंट का आंसर है वही मैं ऐड कर रहा था मेरे आंसर में। देखिए, मैं सब स्टेशन 1 से डेस्टिनेशन का जो आंसर था और सब स्टेशन 2 से जो डेस्टिनेशन का आंसर था, मैं उन दोनों को ही ऐड कर ले रहा था मेरे आंसर में, वही मेरा आंसर आ रहा था। तो वही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे कि या तो मैंने मेरे टाइल को वर्टिकली रख दिया, तो अब क्या बचा n-1। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा प्रॉब्लम क्या है कि समझ लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि फंक्शन है n लेंथ का है और m विड्थ है, उसको सॉल्व करना है मेरे को। तो मैं क्या बोलूँगा, या तो मेरे टाइल को मैं बोलूँगा तुम वर्टिकली आ जाओ। अब बचा कितना, n-1 लेंथ बचेगा। तो मेरा आंसर जो होगा जितना n-1 लेंथ और m विड्थ का होगा वो होगा प्लस, या तो मैं क्या बोलूँगा मेरे टाइल को कि भाई तुम ऐसे हॉरिजॉन्टली स्लिप कर लो। तो अब कितना विड्थ बचा, अब जो ये डिस्टेंस बचा है ये कितना है, अगर मैंने इसको m लेंथ को हटा दिया तो n-m बाकी रह गया। तो अब मेरा आंसर क्या रहेगा, प्लस फंक्शन ऑफ n-m कॉमा m। तो इन दोनों का जो सम होगा ये होगा मेरा आंसर। तो अब उस प्रॉब्लम को पहले क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब उसको पहले थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। थोड़ा सा कोड करने के बाद उसको वापस जगह कंटिन्यू करके समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि जो भी बोला था और जो कोड करना है उसमें मतलब है क्या क्या करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड करेंगे। तो कोड लिखने के लिए ये जो कोड है उसको पाइथन में हम लिख रहे हैं, तो हमको पहले तो एक डीपी एरे चाहिए होगा। उसके लिए हम एक डीपी एरे बना लेते हैं और साइज थोड़ा सा मैं कोड लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने ये कोड क्यों लिखा। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज +2 कुछ चीज़ें और, चलिए मैं पहले थोड़ा सा बता ही देता हूँ, उसके बाद ही थोड़ा सा और बता देना ज़्यादा सही होगा मेरे हिसाब से। तो फिर साथ में कोड करते करते अब कोड भी करेंगे और जो आगे की चीज़ें हैं वो साथ में ही समझते रहेंगे। तो ये हमारा जो ये था, ये कुछ n×m का हमको डायमेंशन दिया हुआ था, और जो टाइल है टाइल का डायमेंशन हमारा कितना था, m×1 का डायमेंशन था। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा साथ साथ में अब लिखेंगे और कोड भी करेंगे। लोग शुरू करेंगे फॉर आई, आपको पूरा n लेंथ का वो पूरा का पूरा टाइल को टाइल अप करना था, तो ये पूरे n लेंथ तक चलाएंगे। फिर पहले लिख रहा हूँ मैं, इफ आई इज लेस देन m देन dp ऑफ i इक्वल टू 1। ये लाइन मैंने क्यों लिखा, और इसके बाद एक और, if i is equal to m then dp of i इक्वल टू 2, else dp of i इक्वल टू dp of i -1 प्लस dp of i -m। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले लास्ट वाले लाइन समझते हैं कि हमारे पास ये पूरा का पूरा ये स्पेस है। तो या तो मैंने मैंने मेरे टाइल को क्या किया, ऐसा कैसा, एक चीज़ है कि मैंने उसको वर्टिकली स्टैंड करा दिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया फिल हो गया। तो अब मेरे को कितना फंक्शन ऑफ n,m फिल करना था। अब ये जगह कितनी बाकी रह गई, n-1 हो गया। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ n-1, m। मैंने वही लिखा है कि या तो मैं मेरे टाइल को पूरा का पूरा मतलब ये खड़ा कर सकता हूँ, ऐसा वर्टिकली खड़ा कर दिया। तो अगर मेरे को पहले n करना था, तो अब मेरे को कितना फिल करना है, n-1 करना था। तो मेरे को i फिल करना था, तो मैंने वर्टिकली स्टैंड कर दिया। तो मैं dp ऑफ i-1 के जितने तरीके हैं वो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए मैंने वही वो सोर्स और वो वाला जो सबस्टेशन वाला जो ग्राफ था वही था कि मैं पूरा डेस्टिनेशन तक नहीं जानता हूँ कैसे जाना है, लेकिन मैं आधे रास्ते तक जाना जानता हूँ। और मेरा फाइनल रास्ते तक जाने का कितना वे होगा, जितना डेस्टिनेशन से ये होगा, ये वही वाला मैंने तरीका यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो ये रहा। अब इसमें दूसरा वाला टर्म क्या, i-m क्यों लिखा वो भी बता देता हूँ। एक तरीका तो ये हुआ कि मैंने वर्टिकली डाल दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यही वाला सेम स्पेस है, इसको वर्टिकली ना डालने की जगह पे या तो मैं टाइल को मैं ऐसा कैसा हॉरिजॉन्टली भी स्लिप करा सकता हूँ। हॉरिजॉन्टली स्लिप करा दूंगा तो ये वाला पार्ट 1 बाकी रह जाएगा और पार्ट 2 बाकी रह जाएगा। और पार्ट 2 कितना है, ये पूरा का टाइल का विड्थ कितना है, m है। तो ये n-m हो जाएगा करेंटली। तो अगर यहाँ पर मैं i हूँ तो मेरे को क्या चाहिए होगा, i-m। और अगर दो काम करने हैं, एक के करने के x तरीके हैं, दूसरे के करने के y तरीके हैं, तो बताया था मैंने टोटल वेज कितने होते हैं, x इंटू वाई। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये जो 1 वाला पार्ट है इसको करने के हमेशा एक ही तरीके हैं। तो जो मेरा इफेक्टिव आंसर होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ n-m इंटू 1 ही होगा। तो क्योंकि y ये इधर वैल्यू तो हमेशा 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना लिखें
या ना लिखें एक ही बात है, तो मैंने वो नहीं लिखा, तो उसके लिए ये आई माइनस एम यहाँ पर इसके लिए, ठीक है। तो ये वाला लाइन क्यों है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब ऊपर के दो लाइन क्यों ऐसे लिखे मैंने, उनको अलग से क्यों लिखा वो भी बता देता हूँ अभी, एक सेकंड देना बस। फिर अब ले लेते हैं इसी वाले एरिया को, ये एन क्रॉस एम का है, ये है हमारा एन, ये है एम। अब अगर जो ये जो टाइल है, मैंने बोला कि जब मेरा करंट वैल्यू ऑफ आई है वो एम के बराबर, समझ लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है ना ये एन है, और उसमें यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये इतना जो पार्ट है ये एम डिस्टेंस किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर हूँ, मतलब यहाँ तक को फिल करने की बात, पूरा हमारा एम क्या है कि यहाँ तक फिल होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए सिर्फ अगर यहीं तक फिल करना है, तो कितने तरीके हैं इसको फिल करने के, ये बात है। तो अब यहाँ तक देखो, तो यहाँ तक या तो मेरे पास क्या तरीके हैं कि मैं एक टाइल को या तो मैं ऐसा का ऐसा हॉरिजॉन्टली डाल सकता हूँ। अगर मैंने एक टाइल को हॉरिजॉन्टली डाला ना, तो मेरे को क्या, मैं इधर टाइल को वर्टिकली डाल पाऊंगा इसके बाद? अगर मैंने इसके बाद टाइल को वर्टिकली डाला तो एरिया से बाहर चला जाएगा, तो वो अलाउड नहीं है। तो मैंने अगर टाइल को वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली अगर एक बार स्लिप करा दिया, तो बाकी ये पूरे एरिया को भरने के लिए मेरे को सारे टाइल्स को ऐसे स्लिप कराना ही पड़ेगा। तो ये उस वाले केस में सिर्फ एक ही तरीका मिलेगा, एक तरीका ये रहेगा कि सारे टाइल को वर्टिकली, तो मतलब हॉरिजॉन्टली डाल दो। तो एक तरीका क्या मिला मेरे को कि हॉरिजॉन्टली सारे टाइल्स को स्लिप करवा दो अगर आई इक्वल टू एम के बराबर है तो, ठीक है। और हो सकता है कि दूसरा तरीका है कि चलो हॉरिजॉन्टली क्यों डालें, अगर समझते हैं कि मैंने इस एरिया को मेरे को सिर्फ फिल करना था, अगर मैंने टाइल को वर्टिकली डाल दिया, ऐसे डाल दिया, तो अब जो ये जो बाकी एरिया रह गया, क्या मैं इसके अंदर टाइल को हॉरिजॉन्टली डाल सकता हूँ ऐसे करके? नहीं, एरिया से बाहर चला जाएगा, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो अगर मैंने टाइल को एक बार वर्टिकली डाला आई इक्वल टू एम के लिए, तो बाकी सारे जगह को मैं भी वर्टिकली ही डालना पड़ेगा। तो एक और तरीका यहाँ से निकल के आ गया, +1 वर्टिकली डालो। तो मेरे को क्या पता चला, जब जो ये विड्थ है ये आई इक्वल टू एम के बराबर रहेगी, तो उस वक्त जो मेरे को फिलिंग का ऑप्शन रहेगा ना, एग्जैक्टली दो है, या तो मैं सारे के सारे टाइल्स को एक के बाद एक ऐसे करके वर्टिकली डाल दूं और ये एम लेंथ भर दूं, ऐसे करके वर्टिकली डाल दूं, या तो एक और ऑप्शन रहेगा कि मैं सारे के सारे टाइल्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली करके डाल दूं, एक ऐसे डाल दिया, उसके ऊपर एक ऐसा डाल दिया, ऐसे करके ये डाल दूं। यही दो ऑप्शन है इसके लिए, जब आई की वैल्यू एम के बराबर है तो दो ही ऑप्शन है, ठीक है। अब पहला वाला केस देख लेते हैं जिसमें मैंने 1 डाला है, वो क्यों डाला है। अब वही वाला बोर्ड, ये एन है, ये एम है, समझ लेते हैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक ये एम है, ठीक है। और अभी मेरे को करंटली बोला है कि तुमको सिर्फ इतना ही भरना है, ये एम से भी छोटा है। तो ये वाले एरिया में क्या मैं टाइल को ऐसे डाल सकता हूँ? हॉरिजॉन्टली डाल ही नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं एरिया से बाहर चला गया। तो इस वाले केस में मैं टाइल को हॉरिजॉन्टली स्लिप ही नहीं करा सकता। इस वाले केस में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सारे टाइल्स ऐसे वर्टिकली खड़े हो जाएं। यही एक ऑप्शन है इस एरिया को फिल करने का, यही एक ऑप्शन है कि सारे के सारे टाइल्स ऐसे एक के बाद एक वर्टिकली खड़े हो जाएं। तो यही एक ऑप्शन है, तो इसके लिए उस वाले एरिया में 1 आएगा, ठीक है। तो ये तीनों लाइन भी समझ में आ गया होगा ये क्यों लिखा है। तो अब इस कोड को जब हो गया है तो एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, बाद में रन करके देखते हैं सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो लास्ट में रिटर्न भी करना, ठीक है। तो फिर हमने सब कुछ बनाया है सही से, ठीक है ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये इंडेंटेशन की गड़बड़ है यहाँ पर, खुद ही लिख देते हैं वापस से, एन इक्वल टू टीचर पुट इनपुट, फिर एम इक्वल टू टीचर इनपुट, ठीक है। दोनों लाइन को कमेंट कर देते हैं और ये वाले को भी कर देते हैं। हमको करना क्या है, प्रिंट करना है नंबर ऑफ वेज, WAYS, नंबर ऑफ वेज ऑफ एम, ठीक है। तो अब सही चलना चाहिए, ये स्पेलिंग तो सही है ना। अब इसको रन करके देखते हैं अभी सही चल रहा है कि नहीं, क्या गड़बड़ है। इनपुट की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, इनपुट होगा। अब रन करके देखते हैं, सही आंसर दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो सही आंसर दे रहा है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये प्रॉब्लम। अगर कहीं पे कुछ डाउट हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं।